एक लड़के ने अचानक अपनी चाची की मदद के लिए चीखें सुनी और बिना एक पल गंवाए उनकी ओर दौड़ पड़ा। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह खुद तेज बहाव में बह गया। सबको लगा कि वह डूबकर मर चुका है। लेकिन जब उस लड़के की आंख खुली तो उसने खुद को एक धान के खेत में पाया। यह जगह पूरी तरह अजनबी थी। उसके चारों ओर चीनी लोग थे और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। कुछ समय बाद अमेरिकी दूतावास उस लड़के को वापस उसके देश ले आया। लेकिन यहीं से एक नई समस्या शुरू हुई। उसके पास न कोई पहचान पत्र था और न ही पासपोर्ट। उसकी पहचान का एकमात्र सुराग था उसकी शर्ट पर लिखा एक शब्द, जेकब। शायद यही उसका नाम था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह किसी अपहरण का मामला है। उन्होंने पूरे देश में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली, लेकिन किसी भी लापता बच्चे से उसका मेल नहीं बैठा। जेकब के अचानक प्रकट हो जाने से इस मामले की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस अधिकारी मार्टिन भी परेशान हो गए। सबसे अजीब बात यह थी कि जेकब अपनी पहचान के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। मार्टिन ने धैर्यपूर्वक उससे बात करने की कोशिश की। काफी समझाने बुझाने के बाद जेकब ने अपने फोन पर सिर्फ एक शब्द टाइप किया, आर्केडिया। मार्टिन तुरंत समझ गया कि शायद वह अपने गृहनगर का नाम बता रहा है। उसने तुरंत आर्केडिया पुलिस से संपर्क किया, लेकिन जवाब ने उसे और उलझन में डाल दिया। आर्केडिया में जेकब नाम का कोई बच्चा दर्ज नहीं था। वहां किसी बच्चे के लापता होने का भी कोई मामला नहीं मिला। एक बार फिर मार्टिन बिल्कुल बेबस हो गया। आखिरकार उसने तय किया कि जेकब को अनाथालय भेज दिया जाए, लेकिन जेकब ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसके माता पिता जिंदा हैं। मार्टिन ने उसकी मासूम और ईमानदार आंखों में देखा और न जाने क्यों उसे उस बच्चे की बात पर भरोसा हो गया। उसने फैसला किया कि वह खुद जेकब को उसके घर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये सुनते ही जेकब के चेहरे पर पहली बार संतोष भरी मुस्कान दिखाई दी। जेकब के बताए रास्ते पर लंबी दूरी तय करने के बाद मार्टिन एक पुराने से घर के सामने जाकर रुका। दरवाजा एक मध्यम आयु के आदमी ने खोला। मार्टिन ने पूछा, क्या यह आपका खोया हुआ बेटा है? लेकिन उस आदमी का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मेरा बेटा तो 32 साल पहले मर चुका है। मार्टिन स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि शायद वह गलत जगह आ गया है। लेकिन तभी जेकब अचानक दौड़ता हुआ उस आदमी के पास गया, उसे लिपट गया और भावुक होकर बोला, पिताजी। मार्टिन वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने हो क्या रहा है। जिस बच्चे को वह यहां लेकर आया था। उसी समय घर के अंदर से उस आदमी की पत्नी बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर जेकब पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह डर और हैरानी से कुछ कदम पीछे हट गई। उसके कांपते होठों से बस एक ही नाम निकला, जेकब। जिस बेटे को उसने 32 साल पहले खो दिया था, वह आज बिल्कुल उसी रूप में उसके सामने खड़ा था। न उसकी शक्ल बदली थी, न उसके कपड़े। वह वैसा ही था जैसा उस दिन था जब वह नदी में बह गया था। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। जेकब वैसा ही छोटा बच्चा था, जबकि उसकी मां लूसी अब बूढ़ी हो चुकी थी। दोनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे मां बेटे नहीं, बल्कि दादी और पोते हों। लूसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका बेटा लौट आया था। भले ही यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन जेकब के पिता हेनरी इस बात से बेहद परेशान थे। आखिर कोई इंसान जो 32 साल पहले मर चुका हो, वह वापस कैसे लौट सकता है? तभी जेकब के चाचा फ्रेड भी वहां पहुंच गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उन्होंने आते ही मार्टिन पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। फ्रेड ने जेब से एक कागज निकाला और सबके सामने लहराते हुए कहा, यह जेकब का मृत्यु प्रमाण पत्र है। उनके अनुसार मार्टिन इस परिवार को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। मार्टिन कुछ समझाने ही वाला था कि तभी जेकब आगे बढ़ा और अपने चाचा को देखकर मुस्कुराया। अंकल फ्रेड। फ्रेड का चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर और सदमे से जेकब को घूरने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, जेकब अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। मार्टिन ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर उसकी जांच की, लेकिन
उसे जेकब की धड़कन सुनाई ही नहीं दी। उसे लगा शायद स्टेथोस्कोप खराब हो गया है। उसने उसे थपथपाकर दोबारा जांचा। वह बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। डॉक्टर ने फिर से जेकब के सीने पर स्टेथोस्कोप लगाया और इस बार उसे दिल की धड़कन सुनाई दी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर भी समझ नहीं पाई कि आखिर यह सब क्या था। सुरक्षा के लिए जेकब को उस रात अस्पताल में ही भर्ती कर लिया गया। लेकिन आधी रात को जब सब लोग जा चुके थे, जेकब चुपचाप अपने बिस्तर से उठा। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। फिर अस्पताल की खिड़की के सामने खड़ा होकर बाहर की रोशनी को ठंडी निगाहों से देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। अगली सुबह जेकब गायब हो चुका था। उसके अचानक लापता होने से मार्टिन और हेनरी घबरा गए। दोनों ने पूरे शहर में उसे ढूंढना शुरू कर दिया। घंटों तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें जेकब अपने ही घर के बाहर दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, वह तुरंत भाग खड़ा हुआ और सीधे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। हेनरी भी उसके पीछे भागा, लेकिन उम्र अब उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी। दौड़ते दौड़ते उसे वो पुराने दिन याद आ गए, जब वह और उसका बेटा इसी तरह खेलते हुए एक दूसरे का पीछा किया करते थे। लेकिन उसे अपने बेटे के साथ ऐसा वक्त बिताए हुए पूरे 32 साल बीत चुके थे। आखिरकार जेकब एक पुराने पेड़ के खोखले तने के पास जाकर रुक गया। उसने अंदर हाथ डाला और एक खिलौना बाहर निकाला। वही खिलौना जिसे उसने अपनी मौत से पहले वहां छिपाया था। 32 साल बीत जाने के बावजूद भी उसकी मासूमियत बिल्कुल नहीं बदली थी। वह अब भी वैसा ही प्यारा और भोला बच्चा था। लूसी अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसके लिए बस इतना काफी था कि जेकब वापस आ गया था। लेकिन हेनरी के मन में अब भी डर था। उसे महसूस होने लगा था कि उसके बेटे में कुछ अजीब है। एक छोटे बच्चे की भूख किसी बड़े आदमी जैसी कैसे हो सकती है? लेकिन लूसी ने जानबूझकर इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे सच जानने से ज्यादा अपने बेटे का साथ चाहिए था। इसी बीच मार्टिन ने जेकब से पूछा, तुम्हें अपनी मौत से पहले की कोई बात याद है? जेकब ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से बोला, मैं नदी में इसलिए गिरा था क्योंकि मैं अंकल फ्रेड की पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तेज बहाव मुझे अपने साथ बहा कर ले गया। अंकल फ्रेड की पत्नी को एक आदमी ने बचा लिया और जब मेरी आंख खुली तो मैं उस धान के खेत में था। जेकब की यह बात सुनकर हेनरी और भी परेशान हो गया, क्योंकि उसने तो अपने बेटे को खुद दफनाया था। तो फिर यह बच्चा आखिर है कौन? जेकब की बातें सुनने के बाद हेनरी का मन पूरी तरह अशांत हो चुका था। उसने अपने बेटे को अपनी आंखों से मरते देखा था, उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था और सबसे बढ़कर उसने अपने हाथों से अपने बेटे को दफनाया था। तो फिर उसके सामने खड़ा यह बच्चा आखिर कौन था? सच्चाई तक पहुंचने के लिए मार्टिन ने एक खौफनाक सुझाव दिया। उसने कहा, अगर हमें सच जानना है तो हमें जेकब की कब्र खोदनी होगी। यह सुनते ही हेनरी के चेहरे का रंग उड़ गया। किसी पिता के लिए अपने बेटे की कब्र दोबारा खोदने की अनुमति देना आसान नहीं था, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। भारी मन से हेनरी ने इसकी इजाजत दे दी। कुछ ही समय बाद पुलिस कब्रिस्तान पहुंच गई। मिट्टी हटाई जाने लगी। हर फावड़े के साथ वहां मौजूद लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह ताबूत बाहर निकाल लिया गया। सभी की सांसें थम चुकी थी। मार्टिन ने धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन खोला और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ताबूत के अंदर जेकब की लाश अब भी मौजूद थी। 32 साल पहले दफनाया गया उसका कंकाल वहीं पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब जेकब को दफनाया गया था, उसने जो कपड़े पहने थे वे बिल्कुल वही थे जो लौट कर आए जेकब ने पहन रखे थे। अब यह मामला सिर्फ रहस्य नहीं रह गया था, यह किसी डरावने दुःस्वप्न जैसा बन चुका था। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों की नजरों में जेकब अब कोई मासूम बच्चा नहीं था, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व था जिसे समझ पाना असंभव था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते।
उससे दूरी बनाने लगे, मानो वह इंसान नहीं कोई अभिशाप हो। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। जेकब को महसूस होने लगा कि शहर में उसके जैसा कोई और भी मौजूद है, कोई ऐसा जो मौत के बाद वापस लौटा हो। और फिर कहानी में प्रवेश हुआ दूसरे लौटे हुए इंसान का। उसका नाम था कैलिब। 13 साल पहले कैलिब की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। लेकिन एक बरसाती रात वह अचानक अपने ही घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। दरवाजा खुलते ही उसकी बेटी एलेन उसे देखकर खुशी से रो पड़ी। उसने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। लेकिन उसका बेटा उतना खुश नहीं था, क्योंकि उसके लिए यह आदमी अजनबी बन चुका था। वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसका व्यवहार बदल चुका था। उसकी भूख असामान्य थी और उसके भीतर कोई रहस्यमयी बेचैनी दिखाई देती थी। घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद कैलिब ने एक फावड़ा उठाया और जंगल में जगह जगह गड्ढे खोदने लगा। लोगों को लगा कि शायद वह कब्रें खोद रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 13 साल पहले कैलिब और उसके साथियों ने एक कैश ट्रक लूटा था। उन्होंने करोड़ों रुपए जंगल में कहीं छिपा दिए थे। लेकिन पैसा छिपाते समय कैलिब को दिल का दौरा पड़ा और उसकी वही मौत हो गई। अब मौत से लौटने के बाद वह उस पैसे को वापस पाना चाहता था, ताकि अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी दे सके। लेकिन उसने दर्जनों गड्ढे खोद डाले, फिर भी पैसा नहीं मिला। कैलिब गुस्से से पागल हो उठा। उसे यकीन हो गया कि उसके साथियों ने उसे धोखा देकर सारा पैसा निकाल लिया है। गुस्से में वह औजारों का बक्सा उठाकर अपने पुराने साथी के घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही सामने खड़े कैलिब को देखकर उसका साथी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसने तो उसे 13 साल पहले मरते देखा था। लेकिन कैलिब ने कोई बात नहीं की। उसने हथौड़ा उठाया और अपने साथी की बेरहमी से हत्या कर दी। सब कुछ खत्म करने के बाद उसने आराम से हथौड़ा धोया और ऐसे घर लौट आया मानो कुछ हुआ ही ना हो। जब कैलिब ने ट्रक का दरवाजा खोला तो अंदर एक पुलिस अधिकारी को देखकर वह चौंक गया। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी और कैलिब 2 बड़े बैगों में भरी नकदी लेकर फरार हो गया। लेकिन इस बार पुलिस ज्यादा तेज थी। कुछ ही समय बाद कैलिब गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं से एक और दुखद कहानी की शुरुआत हुई। गिरफ्तार होने के बाद कैलिब को जेल भेज दिया गया। उसकी बेटी एलेन उससे मिलने पहुंची, लेकिन इस मुलाकात में पिता पुत्री का प्यार नहीं, बल्कि गुस्सा और शिकायतें थीं। एलेन की आंखों में आंसू थे। वो चिल्लाकर बोली, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपकी वजह से हमारा परिवार टूट गया। मेरी नौकरी चली गई और मैं अपने ही भाई से हर दिन लड़ती रहती हूं। कैलिब अपनी बेटी को समझाना चाहता था। वह कहना चाहता था कि उसने यह सब सिर्फ उसके बेहतर भविष्य के लिए किया था। लेकिन एलेन के दिल में जमा वर्षों का दर्द अब फूट चुका था। उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और गुस्से में वहां से चली गई। कैलिब सलाखों के पीछे बैठा रह गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मौत से लौटकर सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहा था, लेकिन उसकी वापसी ने सब कुछ और बिगाड़ दिया। उसी समय मार्टिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वह पानी लेने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन जब उसने वापस देखा तो उसकी सांसें थम गईं। कैलिब गायब हो चुका था। बंद जेल से बिना कोई निशान छोड़े वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। मार्टिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह कैसे संभव है। क्या मौत से लौटे लोग फिर से गायब भी हो सकते हैं? इसी बीच शहर के चर्च में एक और अजीब घटना घटी। लाल रंग की पोशाक पहने एक महिला चर्च के बीचों बीच चुपचाप बैठी थी। पादरी टॉम सावधानी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उस महिला का चेहरा देखा उसके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका रैचेल थी। वही रैचेल जिसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। टॉम की आंखों में डर और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। तभी रैचेल ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं मर चुकी थी? यह सवाल सुनकर टॉम पूरी तरह घबरा गया। रैचेल खुद भी इस सच पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। यह जानने के लिए कि वह सचमुच जिंदा है या नहीं, उसने अपने हाथ पर कट लगा लिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। वह दर्द भी महसूस कर रही थी। इसका मतलब वह किसी भूत की तरह नहीं थी,
वह बिल्कुल जीवित इंसान जैसी थी। टॉम उसे चर्च के बेसमेंट में ले गया। उसने उसके घाव पर पट्टी बांधी, लेकिन अब टॉम एक बहुत कठिन स्थिति में फंस चुका था, क्योंकि पिछले 10 सालों में उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अब वह शादीशुदा था, उसकी एक खुशहाल पत्नी और सम्मानजनक जीवन था, लेकिन उसकी पुरानी प्रेमिका जो मर चुकी थी अचानक फिर से लौट आई थी। टॉम समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। काफी सोचने के बाद उसने अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन रैचेल की वापसी ने उसकी पत्नी के भीतर असुरक्षा भर दी। उसने साफ शब्दों में कहा, उसे यहां से भेज दो, तुम्हें उसके साथ अपना रिश्ता खत्म करना होगा। लेकिन रैचेल के लिए यह इतना आसान नहीं था। उसके लिए तो मानो समय वहीं रुक गया था। उसके दिल में टॉम के लिए वही प्यार था जो 10 साल पहले था। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी वह अब किसी और का पति बन चुका है। कुछ समय बाद टॉम और रैचेल उस जगह पहुंचे जहां वे कभी एक दूसरे से मिला करते थे। रैचेल ने नम आंखों से कहा, मैं अब तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। टॉम भी अंदर से टूट रहा था। आखिरकार वह अपनी पुरानी प्रेमिका को दोबारा खोने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने रैचेल के रहने के लिए एक मोटल का इंतजाम कर दिया। लेकिन जैसे ही रैचेल मोटल में पहुंची, उसे अचानक चक्कर आने लगे। उसकी हालत बिगड़ती देख टॉम उसे तुरंत अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, उसकी सेहत बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर रिपोर्ट का अगला पन्ना देखकर चौंक गई। उसने अविश्वास भरी नजरों से टॉम की ओर देखा और कहा, रैचेल गर्भवती है। टॉम स्तब्ध रह गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। डॉक्टर ने बताया कि यह गर्भावस्था कोई नई नहीं थी, बल्कि 10 साल पुरानी थी। जिस दिन रैचेल की मौत हुई थी वह उसी समय गर्भवती थी, और अब सिर्फ रैचेल ही नहीं लौटी थी, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी मौत से वापस लौट आया था। यह सुनकर टॉम की दुनिया पूरी तरह बदल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार था या आने वाली किसी भयावह घटना की शुरुआत। रैचेल की गर्भावस्था की सच्चाई अब ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती थी। आखिरकार टॉम ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि रैचेल जब 10 साल पहले मरी थी तब वह गर्भवती थी, और अब उसके गर्भ में पल रहा वही बच्चा भी मौत से लौट आया है। यह सुनकर उसकी पत्नी पूरी तरह टूट गई। वह मां बनना चाहती थी। उसने कई सपने देखे थे, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वह कभी गर्भ धारण नहीं कर सकी। दूसरी ओर वह औरत जो 10 साल पहले मर चुकी थी अब जिंदा लौट आई थी, और उसके गर्भ में टॉम का बच्चा भी पल रहा था। टॉम ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उनके रिश्ते में दरार पड़ चुकी थी। दर्द और गुस्से में उसने अपनी दोस्त हेलेन को सारी बात बता दी। हेलेन धार्मिक विचारों वाली महिला थी, और वह पुनर्जीवित लोगों को ईश्वर का चमत्कार नहीं बल्कि शैतान की निशानी मानती थी। वह सीधे रैचेल से मिलने पहुंची। उसने रैचेल की आंखों में देखते हुए कहा, टॉम कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारे पेट में जो पल रहा है वह कोई वरदान नहीं है, वह शैतान का बीज है। हेलन ने रैचेल की तुलना ईडन के बाग की उस सांप से की जिसने इंसानों को पाप की राह दिखाई थी। उसकी बातें सुनकर रैचेल भीतर तक टूट गई। उसी समय चर्च में भी बहस छिड़ गई। कुछ लोग मानते थे कि मौत से लौटे लोग ईश्वर का उपहार हैं। उन्हें अपने प्रियजनों से दोबारा मिलने का अवसर मिला है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि शैतान के दूत हैं। बहस अपने चरम पर थी कि तभी रैचेल चर्च में आ गई। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। टॉम आगे बढ़ा और सबके सामने सच स्वीकार कर लिया। उसने कहा, हाँ, रैचेल मेरी पुरानी प्रेमिका है। लेकिन तभी हेलेन अचानक खड़ी हो गई और उसने ऊंची आवाज में कहा, और यह औरत गर्भवती भी है। यह सुनते ही चर्च में हड़कंप मच गया। लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। हर तरफ फुसफुसाहट और आरोपों का शोर गूंजने लगा। कुछ ही मिनटों में चर्च खाली हो गया। इस घटना का सबसे बड़ा असर टॉम पर पड़ा। जिस इंसान को लोग आदर और सम्मान देते थे, वही पादरी अब लोगों की नजरों में गिर चुका था। उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई
और अंततः उसे चर्च की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। घर लौटने के बाद टॉम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने यह बात बाहर वालों को क्यों बताई? उनका रिश्ता अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। उधर राचेल अकेली घर लौट रही थी। रात का अंधेरा था, सड़क सुनसान थी। तभी अचानक दो आदमी उसके पास आए। उन्होंने खुद को FBI एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि वे उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो मौत से लौटे हैं। घबराई हुई राचेल उनके साथ चली गई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वे एजेंट नहीं थे, वे सिर्फ एक सच जानना चाहते थे। तुम लोग वापस कैसे लौटे? तुम्हारे पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? वे बार बार उससे सवाल पूछने लगे। राचेल डरी हुई थी, लेकिन आखिरकार उसका धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। उसकी यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी डर गया, लेकिन दूसरा अब भी सच जानने पर अड़ा हुआ था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला और अंदर आए फ्रेड। उन्होंने तुरंत राचेल को बांध से मुक्त किया, लेकिन अपहरणकर्ता ने बंदूक निकाल ली। उसने राचेल को ढाल बनाकर धमकी दी। वह किसी भी कीमत पर पुनर्जीवित लोगों का रहस्य जानना चाहता था। इसी बीच टॉम और मार्टिन भी वहां पहुंच गए। कमरे का माहौल तनाव से भर गया। हर किसी की सांसें थम चुकी थीं। अचानक बंदूक चल गई। धाय गोली सीधे राचेल को जा लगी। वह टॉम की बाहों में गिर पड़ी। कुछ ही पल पहले मौत से लौटकर आई राचेल एक बार फिर उसकी आंखों के सामने मर चुकी थी। टॉम उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी दुनिया दूसरी बार उजड़ चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला को उसने 10 साल बाद वापस पाया था, वह फिर उससे छिन गई। लेकिन इस कहानी में मौत कभी आखिरी मंजिल नहीं थी, और यह अंत नहीं, बल्कि एक और भयावह शुरुआत थी। राचेल के सीने में गोली लग चुकी थी। टॉम उसे अपनी बाहों में लिए बैठा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार राचेल का नाम पुकार रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस महिला को उसने 10 साल बाद दोबारा पाया था, वह एक बार फिर उससे छिन चुकी थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उसी समय शहर के दूसरे कोने में जेकब भी अचानक गायब हो गया। लूसी घबरा गई। वह पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ी। काफी तलाश के बाद उसे जेकब जंगल के बीचों बीच खड़ा मिला, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे 3 लोगों का एक परिवार खड़ा था। एक पति, एक पत्नी और उनका बच्चा। उनके चेहरे पर वही उलझन थी जो कभी जेकब के चेहरे पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी अभी अभी मौत से लौटे हों। पुलिस स्टेशन में भी अफरा तफरी मची हुई थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी रजिस्ट्रार के पास फोन आया। फोन के दूसरी तरफ उसकी बहन थी, जो कई साल पहले मर चुकी थी। वह घबराकर घर की ओर भागी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। पूरे शहर में फोन की घंटियां बजने लगीं। हर किसी को किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आ रहा था जिसे उन्होंने वर्षों पहले खो दिया था। मरे हुए लोग वापस लौट रहे थे। इसी बीच मार्टिन पुलिस स्टेशन की ओर जा रहा था। रात का अंधेरा था, सड़क सुनसान थी। तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक लाल कपड़े पहने एक महिला आ गई। मार्टिन ने ब्रेक लगाई। जब उसने गौर से देखा तो उसका खून जम गया। वह राचेल थी, वही राचेल जिसे उसी सुबह गोली लगी थी।